जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 30 मई सोमवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को भी सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं। और अपना मुद्दा है लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स, जिसमें इस चौथे वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में क्या ट्रेंड रहा था लास्ट ईयर। ऐसा हमको क्यों करना है? क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी में इतने बिजी हो जाते हैं कि असल शादी में क्या हो रहा है उस पर उसका ध्यान ही नहीं रहता। कि यहाँ पंडित महाराज मतलब रियल यूपीएससी एग्जामिनर रियल पेपर में क्या पूछता है वो लोग ध्यान ही नहीं देते स्टूडेंट्स। वो बस ये प्राइवेट मॉक टेस्ट वालों के ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी में लगे रहते हैं। इसलिए मैंने ये जो सीरीज शुरू की है लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स, उसमें हम प्रीवियस ईयर्स के टॉपिक वाइज पेपर देख रहे हैं। अब तक मैंने 3-4 वीडियो बना दिए। अब ये वाले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर देख रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है? एक तो रियलिटी चेक हो जाए कि आपने जो तैयारी की वो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या आप कहीं और ही भटक रहे हैं। एंड सेकंड, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस। फालतू के मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम हो रहा है तो क्या आपको लगता है आपका रियल एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा? पहले रियल एग्जाम के हम पेपर देके आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठूंगा क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 20 मिनट में जो पढ़ के ख़त्म कर सके तो 40 मिनट वीडियो नहीं खींचना है। ये सारे एमसीक्यू आपको munal.org/prelims ये वाले पेज पे मिल जाएंगे। तो सीधा हम लोग फायरफॉक्स में उसको खोलें munal.org/prelims और आपको ये अलग अलग साल के ऐसे पेपर मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो तो देखिए पॉलिटी गवर्नेंस के मैंने वीडियो बना दिया था कल रात, एनवायरनमेंट का भी कल वीडियो बना दिया था, एग्रीकल्चर का भी कल वीडियो हो गया, ज्योग्राफी का भी कल वीडियो हो गया। अभी आज हम देखेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। अभी ये जो मॉर्निंग में, शाम तक या रात तक में मैं साइंस वाला बना दूंगा और कल इकोनॉमी वाला बना दूंगा। तो इस हिसाब से ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो आप अब क्या करेंगे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाली लिंक खोलो तो ये पेज आएगा। अब ये पेज में भी मेरा आंसर की आर्टिकल का फॉर्मेट ये रहता है, शुरुआत में ग्राफ दिया होगा कि क्या ट्रेंड है, फिर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स क्या पैटर्न चल रही है, क्या सिमिलैरिटी क्या डिफरेंस है, फिर स्ट्रेटेजी दी होगी और लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसे हम पहले देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो बहुत छोटा छोटा है, इसको मुझे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना हो तो मैं यहाँ पर ये फायरफॉक्स में एड्रेस बार और उसमें राइट हैंड कॉर्नर पर ये होता है रीडर व्यू, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए ये रीडर व्यू क्लिक करने पर ये ऐसा बदल जाता है। हाँ, तो अब हम इसे इस तरह से देखेंगे जूम इन करके। ऑलराइट, सो नाउ वी आर हियर। आंसर की हिस्ट्री 3 भाग में होगी, वो एंशिएंट मिडिवल आर्ट कल्चर वाला और बाद में फ्रीडम स्ट्रगल वाला। तो सबसे पहला प्रश्न ये था एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर में से कि गुप्ता साम्राज्य के पतन जस्ट अ मिनट में इसको और जूम कर दूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। हाँ, लिखा है गुप्ता साम्राज्य के पतन और हर्षवर्धन के उदय के दौरान उत्तर भारत में किसका शासन था? फिर आपको ऑप्शन दिए गुप्त ऑफ मगध, परमार, पुष्यभूति, मोखारिज ऑफ कनौज, यादव ऑफ देवागिरी एंड मैत्राक्ष ऑफ वल्लभी। ये आपको कुछ 4-5-6 ऑप्शन दिए हैं और फिर आपने फाइंड करना है कि ओनली 1 and 2 3 5 वगैरह। अब डिफ़िकल्टी तो देखिए मेरे हिसाब से मुझे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि मुझे इतना याद ही नहीं कि उस टाइमलाइन में कौन कौन से राजा कौन कौन से एरिया में थे, राइट। तो वो सब आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, जोग्राफिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए एंड देन यू कैन सॉल्व इट कि यहाँ पर ये लोग थे। तो उस हिसाब से तमिलनाडु के आपके टेक्स्ट बुक देखी हो, प्रतीक सर के लेक्चर देखे हो। तो मैं अपने लिए इसको मैं करूँ तो मैं करता हूँ 1, मतलब कि मैं इसे टिक नहीं कर पाऊँगा। तो ये हम आगे बढ़ते हैं, ये तो मुझे टफ लगा। दूसरा, फिर पूछा गया आपको मिताक्षर सिस्टम ऑफ सिविल लॉ के बारे में कि मिताक्षर ऊंची जातियों के लिए दीवानी कानून था, दया भागा नीची जातियों के लिए दीवानी कानून था। फिर सेकंड स्टेटमेंट कुछ है कि दया भागा व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद बेटा संपत्ति पर दावा ठोक सकता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट की दया भागा व्यवस्था में महिला और पुरुष दोनों को संपत्तियों का जिक्र है। अब फिर आपको ओनली 1 and 2 1 3 वगैरह देखना था। अब ये भी मुश्किल है क्योंकि इतना सारा रेफरेंस बुक्स में हमको जो रूटीन पढ़ते हैं दिया नहीं है। बहुत कुछ आप तुक्के लगाओ कि क्या होगा, जैसे कि दया भागा में अगर बेटा संपत्ति पे दावा ठोक सकता है तो फिर माता पिता दोनों की संपत्तियों का जिक्र होगा कि नहीं 50-50, पर स्टिल टफ। तो मैं इसको भी कर दूं कि ये टफ है, मुझे स्किप करना पड़े। आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्रश्न था इसमें से कौन सा एंशियंट टाउन या हड़प्पा वगैरह संस्कृति का इज़ वेल नोन फॉर इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग थ्रू डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर वगैरह।
तो मतलब पानी की सब सुविधा गटर पानी की कहाँ बेस्ट थी? धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी या रोपर? तो ये तो धोलावीरा होगा, इतना तो कुछ एनसीईआरटी में दिया है कि इट वाज नोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो ये इजी क्वेश्चन थियरी का। तो चलिए, हमने 3 क्वेश्चन देखे, उसमें ये था कि हम इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप इतना तो करके आओ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। पोर्टुगीज राइटर नूनीज के हिसाब से विमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? ये पुर्तगाली ये जो आया था प्रवासी या लेखक, उसके हिसाब से विजयनगर की महिला कौन सी चीज़ों में एक्सपर्ट थी? रेसलिंग यानी कुश्ती में, एस्ट्रोलॉजी में, अकाउंटिंग में, सूद सेइंग यानी भविष्यवाणी वगैरह कुछ करने में। और फिर आपको ओनली 1 and 2, 1 2 3 4। अब वैसे ये टफ है क्योंकि कहीं पर दिया नहीं है इतना बारीक बारीक अपने रूटीन प्रिपरेशन सोर्स में। अब कुछ लोग ऐसा तुक्का मार सकते हैं कि अच्छा, ये जो भी फॉरेन ट्रैवलर आए थे उन्होंने तो हमारे बारे में सब अच्छा अच्छा बोला था, लेकिन फिर हम उन चीज़ों को हमने ही उतनी उसने उसकी कदर नहीं की महिलाओं की जितनी कि एंशंट और मिडिवल टाइम में होती होगी वगैरह। तो उस लॉजिक पर ठीक है, चारों में वीमेन वेर एक्सपर्ट, ऐसा आप तुक्का मारो तो सही लग जाए ऑप्शन डी। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी हर जगह ऐसा काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये है कि इल्तुतमिश के ज़माने में चंगेज़ खान आया था क्योंकि उसको ख्वाजिरिम के वो राजकुमार को पकड़ना था। फिर मोहम्मद बिन तगलक के दौरान तैमूर आया था, मुल्तान को उसने कब्जे में किया था। फिर देवराय सेकंड के ज़माने में विजयनगर एम्पायर में वास्को दी गामा आया था। अब मुझे कुछ याद आया, वास्को दी गामा आया था वो तो कुछ जामोरिन राजा था। अब उसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, उसके आगे पीछे क्या हुआ था। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट मुझे तो डिफ़िकल्ट लगते हैं, इतना मैं याद करके जा नहीं सकता। तो ठीक है, अब मीडियम टू डिफ़िकल्ट डिपेंड करता है आप कितना याद करके गए। तो मैं तो इसे मुझे स्किप करना पड़ेगा, मैं तीसरा टिक मार्क रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू मिडाइवल इंडिया, करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। मतलब सबसे छोटा होता है परगना, फिर होती है सरकार, फिर होता है सूबा, या फिर कि परगना होता है फिर सूबा होता है फिर सरकार होती है वगैरह। क्या ये भी ऐसा कुछ दिया तो है ये एनसीईआरटी के अंदर, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, कुछ तुक्के मार सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, हैंड लेबर। फिर ये क्वेश्चन, सेंट फ्रांसिस जेवियर उन्होंने जेसुइट ऑर्डर की स्थापना की थी। सेंट फ्रांसिस जेवियर उनका गोवा में देहांत हुआ था। और फिर सेंट फ्रांसिस जेवियर के याद में गोवा में हर साल कुछ कार्यक्रम वो त्यौहार मनाया जाता है। और फिर आपने फाइंड करने ओनली 1 and 2, ओनली 1 2 3 वगैरह। अब इसमें दोस्तों क्या है कि हम इतना सब गोवा के बारे में नहीं जानते। अगर हम फिर कुछ गैसिंग करने जाएं तो फिर तो तीनों स्टेटमेंट सही हो सकते हैं कि हाँ, उन्होंने स्थापना की होगी, गोवा में वो रहे होंगे, वहाँ पर धर्म का प्रचार किया होगा और उनके नाम पर फेस्टिवल मनाया जाता होगा कुछ। सो आइडियली हम अपने तुक्के से मारें तो ऑप्शन डी होना चाहिए, 1 2 3 करेक्ट। लेकिन ऐसा बन नहीं रहा, इसका सही जवाब है 1 and 3 ओनली। मतलब उनका देहांत वो भारत में हुआ किधर हुआ वो हमें देखना पड़े। हांगकांग में उनका हिज डेथ टुक प्लेस इन हांगकांग, और बाद में उनकी मृत पार्थिव शरीर को गोवा में लाए थे। तो दिस इज टफ क्वेश्चन, ये हमारे तुक्का भी मारे तो गलत हो जाए। सो आई एम मार्किंग इट कि या तो मैं टिक नहीं करूंगा या टिक करूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा, उसका डेंजर है। मित्रों, हर साल कुछ कुछ आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे कि कोई साउथ इंडिया की स्पेसिफिक चीज़ या नॉर्थ ईस्ट की कोई स्पेसिफिक चीज़ या जम्मू कश्मीर की कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई हो, तो उसमें हमने क्या करना है। मतलब हम जो वहाँ नहीं रहते और हमें उसकी उतनी खबर नहीं है, तो हमको क्या करना है? हम क्या पूरा पीएचडी कर सकते हैं? नहीं। कुछ 50-50 कर सको तो करो, अदरवाइज यू शुड स्किप इट। मेरा खुद का ऐसा मानना है कि यूपीएससी ऐसे 1-2 प्रश्न जानबूझ के रखती है, क्योंकि मान लीजिए हम गोवा के बारे में सोचे तो वहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इतना माहौल नहीं होगा, तो जो समझिए उसमें 5-7 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं, उनकी थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए उनका कुछ चीज़ ऐसी पूछी जाए। वो का ऐसा सोचा होगा यूपीएससी ने, नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसा एक आध पूछा जाए ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता, मदद तो मिलनी चाहिए हर जगह। कोई माँ के पेट से तो यूपीएससी का सब पढ़ के नहीं आ सकता, राइट? सो इट इज़ हैपनिंग, और वो ठीक है, अप्रिशिएबल है, लोगों को मौका मिल रहा है। लेकिन हम जो वहाँ नहीं रहते, तो हमने फिर इसको देख के दिस इज़ अ ट्रेंड एंड वी हैव टू प्रिपेयर सो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गोवा, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है।
तो आगे बढ़ो। अब ये जो आंसर की आएगी, मतलब अगले रविवार को जो एग्ज़ाम है, ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्रश्न और होंगे, और फिर ये जो यूट्यूब वाले होते हैं कुछ वो कि नहीं आपको सपना आ जाना चाहिए था कि आपको ये तैयार करना, भाई नहीं हो सकता इतना तैयार। आगे बढ़ो। देखिए एक और ऐसा प्रश्न, विथ रेफरेंस टू इंडिया हल्बी हो एंड कुई ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के डांस फॉर्म है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है, या ट्राइबल लैंग्वेजेस है? अब ये भी निकालने बैठो तो आपको मिल जाएगा कि नितिन सिंघानिया की बुक से है। अब उसकी बुक 600 पेज की हो, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, मैंने किंडल पे वो खरीद के रखी और किंडल में होता है सर्च बटन, तो मैं सर्च में टाइप करूँ कि सपोज HALBI हल्बी, तो वो तो सीधा मुझे ले जाएगा सपोज पेज 300 पे दिया है। बट कैन इन रियल एग्जाम कैन यू रिमेंबर एंड रिकॉल दैट मच कि अच्छा वो दिया है और मैं टिक करके आऊँ? लक्ष्मीकांत में आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल पैटर्न पे चलती है, यहाँ पर तो सब फैक्चुअल 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 ही है, तो मुश्किल है। अब कुछ 50-50 वैसे हो सकता था कि ये जो हो कोई ये जो शब्द दिखते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट का हो इस तरफ पंजाब या कहीं, वो मुश्किल लगता है तो इसको डिलीट किया। प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, लेकिन उसके ऐसे नाम क्यों होंगे, उसका तो मतलब वो भी कुछ जम नहीं रहा है। तो या तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या ये ट्राइबल लैंग्वेज हो सकती है। सो वी आर 50-50 बी या डी में से कुछ टिक किया जाए। सो लाइक दैट परहैप्स यू कैन एक्सप्लोर समथिंग, लेकिन फिर भी थोड़ा तो टफ है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 21st सेंचुरी माफी 21 फेब्रुआरी इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। सेकंड, द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। उनका जो संविधान बनाते होंगे उस वक्त ये मांग हुई थी कि बांग्ला को उसकी एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। डिफ़िकल्ट है क्योंकि क्या हम याद रख सकते हैं कितने डेट्स ने नंबर्स वगैरह? अब कुछ लोग कहेंगे नहीं गैस मास्टरगिरी का सेकंड रूल अपना लो, डेट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग, और फिर सेकंड स्टेटमेंट अच्छा वो मांगा होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शुरुआत में तो ईस्टर्न पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बनेगा वो भी उनका हिस्सा था, तो उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधियों ने मांग की होगी, तो उस हिसाब से सेकंड जवाब होना चाहिए। वो सब बराबर है, लेकिन वो तुक्का सही हुआ कि नहीं, गलत हुआ कि नहीं, इट इज़ गैम्बलिंग एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट। कह रहा आगे बढ़ो। अब कुछ लोग कहें नहीं मैं तो करंट अफेयर्स की PDF में वो सब दिया था तो आपको सपना आ जाना चाहिए। भाई ऐसी तो कितनी सारी डेट्स है, कितना याद करोगे? आगे का प्रश्न, एंशंट इंडिया में भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर वो कौन थे? जैन संत थे, नाट्य लिखने वाले प्ले राइटर्स थे, टेम्पल आर्किटेक्ट थे, या फिलोसोफर तत्व चिंतक थे? अब जहाँ तक मुझे याद आता है भवभूति का नाम वैसे तो सुना लगता है, लेकिन आर्किटेक्ट मतलब वो या तो प्ले राइटर होगा या फिलोसोफर होगा, इतना 50-50 हम कुछ कर सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड। हाँ तो उतना काम हो सकता है, बट स्टिल मीडियम टू टफ तो है। फिर ये प्रश्न, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। अजंता केव वगोरा नदी के पास है, सांची स्तूप चंबल नदी के पास है, पांडवलेना केव्स नर्मदा नदी के पास है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी के पास है। अब भाई इतने सारे नदी तो मुझे याद नहीं रहती है, हो सकता है आपका अच्छा ज्योग्राफी के ऊपर कमांड हो, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, वो लोग कर सकते हैं, बट लिटिल डिफिकल्ट फॉर अदर्स। तो मैं अगर इसमें कुछ करने जाऊँ तो मेरा गलत भी हो जाए, डेंजर मुझे तो दिखता है, तो मैं इसको टिक करता हूँ कि मतलब या तो ये मेरे लिए टफ है या मैं इसे करूँगा तो मेरा गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ये कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 5 क्वेश्चंस। अब तक जितने सॉल्व किए उसमें 5 क्वेश्चन मुझे तो मुश्किल दिखे कि गलत हो जाएगा या मैं कर नहीं पाऊंगा। आगे बढ़ते। अब इसमें भी आप देखो ये जो पूछा गया कि कोई स्पेसिफिक टेम्पल या केव या स्मारक है और आजू बाजू में कौन सी नदी है, तो बनाने वाले तो करंट अफेयर्स PDF वाले अब इसकी भी पूरी एक्सेल फाइल या विकीपीडिया बना सकते हैं, ये जगह और ये नदी, ये जगह ये नदी। अब ऐसी 500 चीज़ बनाएंगे तो क्या आप 500 याद कर सकते हैं? कुछ कहेंगे नहीं थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करते हैं ना कि जो यूनिसेफ के वो सब जो भी हेरिटेज साइट में हो उतने के आजू बाजू कौन नदी है वो तैयार करके जाते हैं। भाई कितने दिन बाकी हैं, 6 days आर लेफ्ट, तो आप ये करने बैठोगे या बाकी पढ़ोगे? आगे बढ़ो। फिर ये प्रश्न, 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, उसके बारे में सही वाक्य ढूंढिए।
ये 64 योगिनी टेम्पल सर्कुलर टेम्पल है। फिर ये कच्छ भगत डायनेस्टी के दौरान बनाया गया। ये मात्र ऐसा एक मात्र है जो सर्कुलर टेम्पल है। ये वैष्णव कल्ट के साथ वो संप्रदाय के साथ जुड़ा है और उसी को देख के हमने पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी बनाया है। तो इसमें कौन सा सही? भाई ये तो टफ है, मुझे इतना याद नहीं रहता और मुझे तो याद भी नहीं आता है कौन सी किताब में इतना सब दिया है। खैर ये आंसर की तो वैसे भाई प्रतीक नायक से मैंने बनवाई है क्योंकि मुझे हिस्ट्री इतनी याद नहीं रहती। तो सॉल्व तो सब करके दिया। इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था 2019 में, लेकिन आप समझ इंडियन एक्सप्रेस में आया और फिर आप 2019 का और 2021-22 में पूछे तो अपने को सपना नहीं आ सकता इतना सब हम करके जा सके। ठीक हुआ उनको बधाई, मैं करने बैठूँ तो मुझे स्किप ही करना पड़े। सो आई एम टेकिंग स्किप किया मैंने। तो अब तक मेरे 6 क्वेश्चन तो मैंने स्किप कर दिए। आगे बढ़ते हैं। फिर ये पूछा गया हिस्टोरिकल प्लेस और क्यों मशहूर है। बुरजा होम में रॉक कट चीज़ें हैं, वो श्राइन है। चंद्र केतुगढ़ में टेराकोटा आर्म फोर्स है आर्ट है। गणेश्वर में कॉपर आर्टिफैक्ट है। अब ये भी मुझे तो इतना याद नहीं रहता कि क्या होगा, तो मुश्किल है मेरे लिए। आई वुड स्कीप इट। अब वैसे वो एनसीईआरटी में दिया है वो अच्छी बात है, पर कितना अब याद करके जा सकते हैं। सो आई एम अगेन टेकिंग दिस कि मेरा या तो गलत हो जाएगा या मैं कर नहीं पाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर मतलब वो नज़दीक नज़दीक जो यूरोपियन का एंट्री हो रहा है उसके आसपास और उससे थोड़ा पहले वाला मिडीवल इंडिया का पार्ट देख रहे हैं हम। निज़ामत ऑफ आरकट हैदराबाद में थी। मैसूर किंगडम बना विजयनगर एम्पायर से। रोहिल किंगडम बना, रोहिलखंड किंगडम बना अहमद शाह दुरानी के इलाकों से। अब मैं तुक्के मारने बैठूँ तो मुझे लगे 1 2 3 शुड बी करेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। तो फिर या तो 1 और 2 हो सकता है या 2 और 3, तो 50-50 तक सोच सकते हैं, अदरवाइज टफ है। इतना सब याद रखना मुश्किल मेरे लिए। आप करके जाएं, आपको बताइए आपके पास टाइम है मेहनत है आप करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्किप कर लो सब कुछ। फिर आगे मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म में वोटिंग राइट्स एट फॉर वुमेन अबव द एज ऑफ 21। गवर्नमेंट ऑफ मतलब ये मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड के सुधार में ये कहा गया कि 21 साल के ऊपर की महिलाओं को मतदान का अधिकार हो। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें यह कहा गया कि महिलाओं को संसद ये लेजिस्लेचर वगैरह में कुछ आरक्षण मिले, सम रिजर्वेशन फॉर वीमेन सीट्स इन लेजिस्लेचर। अब मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ठीक है, लेकिन इतना कुछ पढ़ा हो मुझे याद नहीं आता कि उसमें ऐसी कोई बात हो कि वीमेन को वोटिंग। और वैसे भी आप सोचो 1919 और उस ज़माने में महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोई इतनी जागृति या वो थी नहीं आंदोलन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डिफिकल्ट, मतलब वो मुझे नहीं लगता ये करेक्ट होगा। तो 1 इज रॉन्ग। तो अगर 1 इज रॉन्ग है तो जवाब क्या हो सकता है? या बी हो सकता है या डी हो सकता है, ओनली 2 या नाइदर 1 नॉट 2। हाँ तो अब 50-50 पे में आए, बी हो सकता है या डी हो सकता है। नाउ अगेन मुझे और तुक्का लगाना हो, मतलब 50-50 की अब मैं कौन सा टिक करूं? तो मैं ये सोचता कि ओके 1935 में भी विमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर की कुछ बात नहीं होगी, क्योंकि मानना मुश्किल है अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी के बाद तो उधर कौन सा उसने लिखा होगा। सो देन आई वुड अप्लाई सम गैस वर्क लाइक दिस कि आफ्टर 50-50 जहाँ पर मुझे बी या डी में से टिक करना है तो मैं कर लूँगा डी, नाइदर 1 नॉट 2 करेक्ट, लेकिन फिर मेरा गलत हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो रहा है, 50-50 के बाद भी रॉन्ग हो सकता है। तो मैं इधर लिख दूँ ये मेरा 8वां भी गया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 8 अगस्त के दौरान क्या हुआ? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन एआईसीसी। वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड किया ताकि ज़्यादा भारतीय आ सके। कांग्रेस मिनिस्ट्रियों ने रिज़ाइन कर दिया। क्रिप्स ने इंडियन यूनियन को डोमिनियन स्टेटस मिले, ऐसा सब बोला। देखिए ये सब 1942 अगस्त के आसपास तो क्विट इंडिया होगा, ऐसा कुछ ज़्यादा जम रहा है मुझे। ऑप्शन शुड बी ए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जितने बड़े बड़े इवेंट्स हुए अंग्रेज़ों द्वारा कि वो मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये सब 1935 का एक्ट, अपने हाथ से आपने कुछ एक्सेल शीट या टेबल बना देना चाहिए कि ये इवेंट उससे पहले क्या डिमांड थी, उसमें क्या अप्रूव किया गया, इसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से लीडर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो आप खुद से बनाओ
पढ़ा है आपने बेस्ट है, लेकिन खुद से बनाओगे तो अच्छे से याद रहेगा और ट्रिकी क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी. सो डू दैट एक्सरसाइज. फिर ये प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशियंट रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश. सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन नाम का ये जो भी पुस्तक है जिसमें धार्मिक जो भी काव्य या भजन होंगे उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, वो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल करमचंद गांधी, सरोजिनी नायडू. अब ये एक तो मुझे याद नहीं आता ऐसा किसने लिखा है. मुझे बहुत तुक्के मारने हो तो अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो शायद जवाहरलाल नेहरू या सरोजिनी नायडू में मैं 50-50 करता, ये सोच के कि लोकमान्य तिलक और गांधी जी वो ज़्यादातर अपनी बुक्स पसंद करते थे प्रादेशिक भाषाओं में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में लिखना, ताकि दूर दूर तक उनका मैसेज पहुंच सके. तो अंग्रेजी में कुछ लिखना होगा तो देन प्रॉबेबली नेहरू ने किया होगा या सरोजिनी नायडू ने किया होगा. तो मेरा यहाँ पर देखिए 50-50 गलत हो रहा है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी, सी ऑप्शन. तो मेरा तुक्का एक तो गलत हो गया और दूसरा ये बुक्स में दिया नहीं, तो वैसे भी टफ क्वेश्चन है. तो अब मैं और एक बार टिक कर दूँ तो ये जो 8 हुए थे मेरे या तो गलत या बहुत टफ, अब ये हो गया 9. आगे बढ़ते हैं. फिर यहाँ पर कि हिंदू फीमेल स्कूल बनाई गई जो लेटर इट विल बिकम बेंथ्यूम फीमेल स्कूल. तो एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सरोजिनी नायडू. अब ये बेंथ्यूम फीमेल स्कूल तो मैं 50-50 मेरा कुछ हो सकता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर एनी बेसेंट. हाँ तो मतलब और उसमें ठीक है विद्यासागर फाइनल करेक्ट आंसर है. तो इजी, और ये तो बुक्स में दिया है, इतना तो सब आपको एक्सपेक्टेड है, पता होना चाहिए, स्पेक्ट्रम वगैरह कहीं पर दिया हो तो. फिर ये प्रश्न, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये क्यों मशहूर थे, क्यों उन्हें याद किया जाता है? स्वदेशी मूवमेंट और उसके साथ जुड़े थे, इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे या ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी थे? अब इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नाम हो तो ऐसा कोई फेमस नाम के रूप में मुझे याद नहीं आ रहा है, ना लक्ष्मीकांत से ना स्पेक्ट्रम से. तो ऑप्शन सी इज कैंसल्ड. अब बाकी जो चीज़ें उसमें इंटरिम गवर्नमेंट के हिस्से थे तो ये भी इतना कुछ फेमस नाम याद नहीं आ रहा है जैसा दूसरे बड़े लीडर्स थे. तो बी और सी तो कैंसिल हो गया. तो नाउ 50-50 कि या तो स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़े थे या कि आईएनए के ऑफिसर्स थे. अल्टीमेटली आंसर इज डी. तो खैर यहाँ 50-50 में डिपेंड करता है और आप कितना पढ़ के गए, तो जवाब तो डी है. उसके बाद ये अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कौन कौन सी जगह पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी? ब्रोआच, ये मेरे ख्याल से भरूच जो गुजरात में है, लेकिन कुछ बुक्स में उसको ऐसे ब्रोआच लिखा जाता है. आई थिंक इट इज़ भरूच. फिर चीका कोले और ट्रिचिनोपोली. अब इसमें भी वो डिपेंड करता है आपका ये अंग्रेज़ों का यूरोपियन का आगमन वो वाला जो सेगमेंट है वो कितना आपने बेस्ट तैयार किया है, फैक्चुअल नॉलेज उसका, ये सब तमिलनाडु की बुक से, लेक्चर वगैरह से. खैर आंसर इज ओनली वन. या कुछ लोग ऐसा भी तुक्का मार सकते हैं कि जो साउथ की तरफ थे वहाँ पर तो पोर्टुगीज़ और फ्रेंच का ज़्यादा था, तो ये जो गुजरात का भरूच होगा वहाँ तक हो सकता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा. तो सम 50-50 हो सकता है. देखिए 1, 2 और 3 तो दिया ही नहीं, तो ऐसा तो हमारा कुछ और ही हमको सोचना पड़े. आगे बढ़ते हैं. मदीनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश वो किस चीज़ के लिए मशहूर है? पहला कि वहाँ पर पिंगाली वेंकैया ने तिरंगा ट्राई कलर नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था. दूसरा ऑप्शन, पट्टभी सीतारमैया ने यहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, हिंद छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आंध्र रीजन के लिए करवाई थी. ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जगह से अपना नेशनल एंथम जनगण मन वो बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. या ऑप्शन डी, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकोट ने यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर बनाया था. अब वैसे देखिए ये प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा क्लास 6 की जो एनसीईआरटी बुक है सिविक्स की, वहाँ पर एक जगह पर जनगण मन उस फ्रेम को उन्होंने पूरा लिखा है और नीचे
जो कैप्शन होता है उसमें लिखा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस चीज़ को बंगाली से इंग्लिश में अनुवाद किया था मदीनापल्ली में, जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यानी उधर से जवाब तो मिल जाता है, लेकिन वो ऐसा कि हम इतना बारीक पढ़ के किधर गए थे, और पढ़ के भी गए हो तो क्या इतना हमको याद रह जाता। अब उस वक्त तो ऐसा भी बल्कि लगे नहीं, ये आंध्र रीजन में क्विट इंडिया मूवमेंट भी तो हो सकती थी, या ट्राई कलर भी हो सकता था, या फिर आपको ट्राई कलर का जीके हो कि वो किसी और ने डिज़ाइन किया था तो उसको आप एलिमिनेट कर सको। ये वाला ऑप्शन जैसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर, ये थोड़ा हालांकि मुश्किल लगता है। ये तो फिरंगी लोग थे, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट, तो वो तो कुछ कोलकाता या दिल्ली या मुंबई में हेडक्वार्टर बनाए, तो देन दिस ऑप्शन इज गॉन। तो 50-50 कुछ आपका दिमाग लगे या फिर स्कीप करना पड़े। तो देन आई एम पुटिंग इट कि मैं अगर 50-50 करता, हो सकता है मेरा गलत हो जाता। तो 9 और 10 हो गए ऐसे कि जहाँ पर या तो गलत हो जाता या टफ होता, तो मुझे स्कीप करना पड़े। यार ये जो आंसर की बनाई हिस्ट्री की, उसके लिए मैं आभारी हूँ प्रतीक नायक सर का, क्योंकि हिस्ट्री मुझे इतनी याद रहती नहीं। तो ये हमने देखा, सब क्वेश्चंस हमने देख लिए। हम वापस अपने ओरिजिनल पेज पे चलें आंसर की। तो नीचे जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किया अलग अलग, और फिर हम ऊपर चलते हैं कि अब ग्राफ एनालिसिस। ग्राफ एनालिसिस में इसे ओपन इन न्यू टैब, और मैं इसे जूम इन कर दूं। हाँ तो देखिए, यूजुअली ये जो 2021 का प्रीलिम पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर ये हिस्ट्री आर्ट कल्चर 21 क्वेश्चन थे। इसके पहले वाले वर्षों में कुछ साल 14-15 प्रश्न आते, लेकिन लास्ट 2 ईयर से करीब 20-21 क्वेश्चन, मतलब 1/5 ऑफ द पेपर इज हिस्ट्री आर्ट कल्चर। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ एनवायरनमेंट देखा, उसमें 1/5 ऑफ द पेपर एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर है। तो ये दो बड़े बड़े विषय हैं। जहाँ तक सोर्स के रूप में ये 21 क्वेश्चंस देखें, तो ये तो देखिए बहुत सारा ओवरलैप होगा। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में वो सब मीताक्षर या वो 64 योगिनी टेम्पल जिससे पार्लियामेंट बन रहा है, ऐसा सब 2 क्वेश्चन। ये प्रतीक नायक सर की जो पूरी हिस्ट्री लेक्चर सीरीज चलती है उसमें से 16, तमिलनाडु 11-12 बुक में से 3, एनसीईआरटी में से 3, स्पेक्ट्रम में से 5, रैंडम जनरल नॉलेज 5, नितिन सिंघानिया से 2, फिर कुछ और एडवांस लेवल बुक जैसे एल बशम, कृष्णा रेड्डी उसमें से 1, और रैंडम कुछ निकालो और 5। तो मतलब रैंडम चीज़ें काफ़ी सारी थी। हमारे लिए पॉसिबल क्या है, ये स्पेक्ट्रम का कुछ पूछा हो, एनसीईआरटी से कुछ आया, उस लेवल में हम कुछ कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 21 क्वेश्चन टफ 4 थे, मीडियम 12, इजी 5। खैर ये क्लासिफिकेशन प्रतीक सर का है, मुझे अपना मैं निकालने बैठूँ तो कुल 21 क्वेश्चन थे, उसमें से मेरे आपके नज़र के सामने किया कितना हो रहा है। 10 क्वेश्चन मेरे लिए ऐसे थे कि जो या तो टफ थे या फिर कि मैं 50-50 करता तो मेरा गलत हो जाता, यानी हाफ ऑफ द हिस्ट्री इज टफ फॉर मी। इंटरनल सब डिवीजन की फ्रीडम स्ट्रगल में से 7 प्रश्न, कल्चर रिलीजन में से 6 प्रश्न, एंशिएंट मिडीवल में से 8 प्रश्न, मतलब तीनों में से लगभग बराबर बराबर प्रश्न निकालने की कोशिश की है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल करके जाऊंगा और मेरा काम हो गया, तो वो मुश्किल है। एंड ये सो दिस इज डन। अब हम देखते हैं कि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये कितना सिमिलर या डिफरेंट है। तो वापस हम चलें रीडर व्यू में और ये टॉप पोर्शन में। तो हमने ग्राफ देख लिया, अभी हम देख लें ओवरऑल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये कितना सिमिलर या डिफरेंट है। तो 2020 और उसके पहले हिस्ट्री का क्या रिवाज था, क्या ट्रेंड था, और ये 2021 का प्रीलिम हुआ उसमें हिस्ट्री का क्या रिवाज था। तो कभी कभी 14-15 क्वेश्चन आते हैं, कभी 20-21 क्वेश्चन आते हैं, तो वो चल रहा है जिगजैग पैटर्न। बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में कुछ पूछते रहते हैं, इस बार भी पूछा ये स्तूप और केव और नज़दीक में कौन सी नदी है। बुद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में पूछने का एक रिवाज था, लेकिन इस बार कुछ खास आया नहीं। फिर लिटरेचर पेंटिंग के बारे में कुछ पूछने का, हाँ तो इस बार पूछा ये भवभूति और वो दूसरे लोगों क्या प्ले राइटर थे पूछा। मिडीवल डिक्शनरी टर्म्स, मतलब कि महातर का क्या मतलब है, पत्ता किला, अग्रहाता, एरीपत्ती, तनियूर, घातिका, फिर ऐसा विष्टि, इक्ता, ये सब का मतलब क्या है, ऐसा मिडीवल डिक्शनरी पूछने का एक रिवाज था, लेकिन वो इस बार नहीं पूछा, तो सुकून है हमको थैंकफुली। एंड लेट अस होप कि ये 2022 में भी नहीं पूछे, क्योंकि इसका जवाब निकालना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन आफ्टर एग्जाम इज ओवर, गूगल की जो होती है गूगल बुक्स, और उसके अंदर भी उसकी पूरी पीडीएफ वो आराम से देख के निकालना पड़ता है, इट इज़ नॉट ईजी। कुछ बार अतरंगी प्लेसेस इन न्यूज़ पूछते, काकाटिया पोर्ट वो कहाँ था, किसने बनाया था,
ऐसा प्लेसेस पूछने का रिवाज है। हाँ, इस बार भी पूछा केव और स्तूप के बाजू में कौन सी नदी है। फिर हाँ, तो प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में कुछ पूछ लेते हैं ये लोग। क्रोनोलॉजी टाइप के क्वेश्चन कुछ कुछ बार पूछते हैं, लेकिन लास्ट 2 ईयर से क्रोनोलॉजी इवेंट में सेट करिए वो नहीं पूछ रहे। फिर एक कुछ टाइम पहले ऐसा ट्रेंड था कि फॉरेन ट्रैवलर वो सब पाहीन और इबन बतूता वगैरह वो इंडिया में आया और उसने क्या डिस्क्रिप्शन दिया, ऐसा सब वो पूछते थे। हालांकि इस बार पूछा कौन सा ये पोर्टुगीज वो नूनीज आया, उसने क्या कहा, यहाँ पर मैंने लिख दिया नथिंग, बट असल में पूछा है। हाँ, तो फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या लिखा था। अब कुछ लोग ऐसे भी निकलेंगे कि अब तो हम लोग ऐसी एक अलग से एक्सेल फाइल बनाएंगे, कौन सा फॉरेन ट्रैवलर कब आया था और उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। भाई वो उसने जो भी ऑब्जर्व किया था एनसीईआरटी में 2-3 लाइनें दी होती है। ये लोग जो पूछते हैं वो उससे बहुत एडवांस लेवल की बुक जैसे एएल बशम वगैरह में से निकाल के पूछते हैं कि उसने ये ऑब्जर्व किया था कि नहीं, वो एक कोई आया था और उसको रास्ते में किसी लुटेरों ने लूटा था कि नहीं। इतना सब तो निकालना और याद रखना मुश्किल है। फिर बीच में ऐसा रिवाज था कि फ्रीडम स्ट्रगल में ये जो संथल अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, ये सब के बारे में पूछते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ पूछा नहीं। इस बार जो फ्रीडम स्ट्रगल के प्रश्न थे वो ऐसा लगता है कि थोड़ा लेटर पीरियड वाला, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके आसपास के जो टाइमलाइन है उसमें पूछा। ये 1857 और उसके आसपास की घटनाएं कम पूछी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही करेंगे, हो सकता है इस बार 1857 और उसके आसपास की चीज़ ज़्यादा पूछे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फिर बीच में एक बार उनको फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत पसंद आ गई, तो एक बार पूछा किसने बनाई, दूसरी बार पूछा क्यों बनाई। लेकिन इस बार जो प्रश्न है वो लेटर पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बाद वाला, ये आईएनए के वो गुरबख्श सिंह ढिल्लों वगैरह ऑफिसर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, ऐसा सब वो पूछा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसका सब इकोनॉमिक हिस्ट्री का प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछा। कुछ बार कम मशहूर लेसर नोन पर्सन्स इन फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे अशोक मेहता, टीएस रामानुजन, जीजी मेहता, फिर रखमाबाई, विट्ठल विध्वंसक का कौन ऑथर था, देशेर कथा का कौन ऑथर था, ऐसा सब पूछते थे। इस बार हमको इंसान के बारे में नहीं पूछा, लेकिन कम मशहूर हो ऐसी किताब के बारे में पूछा। लेसर नोन बुक, सॉन्ग्स फ्रॉम द प्रिजन, वो किसने रिलीजियस सब चीज़ों को, लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जब क्या गांधी जी। कुछ बार स्टेट स्पेसिफिक डांस फेस्टिवल क्राफ्ट के बारे में पूछते थे, ऐसा रिवाज था। हालांकि 2019-20 में नहीं पूछा, लेकिन वापस 2021 में पूछा ये हल्बी हो और कोई लैंग्वेजेस क्या थे। आज़ादी के बाद का भारत, उसमें से प्रश्न पूछने का एक ज़माने में बीच में रिवाज आ गया था कि जहाँ पर हिंद मजदूर सभा जो 1948 में फ्रेम हुई, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 47। फिर एयर इंडिया की क्रोनोलॉजी, गोवा इंडिपेंडेंस की क्रोनोलॉजी पूछी थी, इस बार नहीं आया। लेकिन एक अतरंगी प्रश्न आया, ये बांग्ला लैंग्वेज और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में वो पूछा। पहले जो प्रश्न थे उसमें ये हो रहा था कि रूटीन बुक्स में से कुछ सॉल्व करना मुश्किल था और बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक अपनानी पड़े, बहुत सारे डिबेटेबल आंसर थे, खासकर 2020 का पेपर। और ये मैं अपने मुंह से नहीं बोला, आप कोई भी यूट्यूब चैनल निकालो बड़े बड़े और उसके बेस्ट हिस्ट्री टीचर उसका 2020 की हिस्ट्री आंसर की वो सॉल्व करता हो, वो वीडियो आप आराम से देखो। यू विल रियलाइज़ कि उनको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, सीधा सीधा जवाब नहीं मिल रहा था, एलिमिनेशन टेक्निक अपना रहे थे और उसके बाद भी अंत में तो बोल देते थे नहीं ये तो डिबेटेबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कंपेयर टू दैट इस साल जो मतलब 2021 का पेपर था थोड़ा कम प्रॉब्लमेटिक। तो ठीक है, थोड़ा इजी बोल सकते हैं, कंपेयर टू 2020 के मुकाबले 2021 थोड़ा इजी था, लेकिन फिर भी टफ तो काफ़ी फिर भी है। तैयारी क्या करनी है वो तमिलनाडु के बुक्स देखें, यहाँ पे एनसीईआरटी वाले बुक्स देखें, ये जो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज के अंदर ये स्पेक्ट्रम वगैरह हैं वो चीज़ आप देखें, वो सारी लंबी चौड़ी यहाँ पर लिस्ट देखी है। अब यहाँ पर मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है, इग्नोरिंग नितिन सिंघानिया बुक ऑन आर्ट एंड कल्चर, या कि इग्नोरिंग एनी बुक ऑन आर्ट एंड कल्चर, कोई भी ऐसा बड़ा बड़ा बुक देखने का मुझे फ़ायदा कम दिखता है। उसका कारण ये है कि देखिए, या तो आर्ट एंड कल्चर के जो प्रश्न आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, या तो ऐसा होता है कि जो आप ये न्यू एनसीईआरटी या फिर न्यू तमिलनाडु स्टेट एजुकेशन बोर्ड की क्लास 11 वाली बुक, उसमें से आप या तो सॉल्व कर सकते हैं या 50-50 कर सकते हैं, या फिर वो आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न ऐसा टोटली रैंडम होता है कि जो रूटीन बुक्स में है ही नहीं। मैक्सिमम नितिन सिंघानिया टाइप की एक्सक्लूसिव आर्ट एंड कल्चर बुक्स में से शायद एक आध प्रश्न कुछ सॉल्व हो जाए,
लेकिन उसके वास्ते क्या आपको ये ठीक लगता है कि हम लोग 585 पेजेस की बुक तैयार करें? पैसों के हिसाब से जो 500-600 रुपये हुए वो एक चीज़ है, लेकिन पैसों से ज़्यादा कीमती है अपना टाइम, अपनी ब्रेन कैपेसिटी। तो जो बारीक बारीक इतना पूछा जा रहा है तो वो बुक में से सॉल्व भी हो जाए, लेकिन आप क्या इतना सब याद कर सकते हैं? मुश्किल है थोड़ा। वैसे यूट्यूब पे ढेर सारे समरी वीडियो भी हैं कि जहाँ पर 2 घंटे में, 15 घंटे में, 25 घंटे में पूरी नितिन सिंघानिया पढ़ा दी। हाँ, पढ़ा तो दी बराबर है, लेकिन आप उसमें से कितना ग्रहण कर सकते हो, हाउ मच यू कैन एब्जॉर्ब, हाउ मच यू कैन रिकॉल इन द रियल एग्जाम, वो सब का आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और फिर टाइम इन्वेस्ट करो। तो बाकी सब भी चीज़ें और क्या क्या करना है, स्पेक्ट्रम की बुक देखनी है, बिपान चंद्रा की देखनी है, या कोई और बुक देखनी है वगैरह, सब उसमें लिखा है, गो थ्रू दैट। एक और चीज़, ये जो अभी रविवार को प्रीलिम एग्जाम होगी, हिस्ट्री के कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे बेशक, उसमें से कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें हायर लेवल की एकेडमिक बुक देखनी पड़े, जैसे कृष्णा रेड्डी, सुमित सरकार, ये सब आपके वास्ते नहीं है, वो उनके लिए इट इज़ मोर सूटेबल जो हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर उसका रिकमेंडेशन आने लगे कहीं से तो बी केयरफुल, वो आपके लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है पैसों के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी कि हम इतना सारा ज्ञान उसमें से अर्जित करें, अनलेस हिस्ट्री इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो हमने ये जो लास्ट लुक एट लास्ट प्रीलिम्स उस सीरीज़ में अब तक पॉलिटी गवर्नेंस कंप्लीट किया, ये एनवायरनमेंट कंप्लीट किया, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली आज रात को, तो वहाँ में साइंस और स्पोर्ट्स हम देखेंगे और उसके बाद टुमारो इकोनॉमी देखेंगे। तो उस हिसाब से आप इसको देखते रहें और ऑब्जर्व करते रहें। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।